हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन के अंतर्गत हम लोग पढ़ लिए थे तंत्रिकीय औषधि और ज्वरनाशक के बारे में। ये हमारा थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक हमारा है प्रति सूक्ष्म जैविक। इसमें हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे प्रति सूक्ष्म जैविक। जो साथी हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल में जा करके पुराना वीडियो देख लेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक होता क्या है। इसको अंग्रेजी में एंटी माइक्रोबियल्स कहते हैं। तो वे रासायनिक यौगिक युक्त पदार्थ जिनका उपयोग विभिन्न सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, वायरस, कवक, परजीवी आदि से होने वाले रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, उसे हम प्रति सूक्ष्म जैविक कहते हैं। किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा होने वाले रोग को पैथोजन कहते हैं। हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं का प्रतिरोध करता है। आप सभी को पता ही होगा कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी पाया जाता है जो किसी सूक्ष्म जीव को प्राकृतिक रूप से प्रतिरोध करता है। फिर भी हमें कुछ रोगों के उपचार के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ लेना पड़ता है। तो वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग जीवाणु, वायरस, कवक, परजीवी ऐसे सूक्ष्म जीवों के उपचार के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक, एंटी माइक्रोबियल। तो यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल को 3 टाइप्स में बांट दिया गया है। फर्स्ट हमारा टाइप है प्रतिजैविक, इसको अंग्रेजी में एंटीबायोटिक कहते हैं। सेकंड है पूर्तिरोधी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटीसेप्टिक। थर्ड है हमारा विसंक्रामी, इसको अंग्रेजी में डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। तो इस तरीके से प्रति सूक्ष्म जैविक एंटी माइक्रोबियल को बांटा गया है। एंटी माइक्रोबियल को आप ऐसे भी जान सकते हो, एंटी माइक्रोबियल मतलब सूक्ष्म जीवों के प्रति जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है उसे प्रति सूक्ष्म जैविक कहते हैं। इसको 3 तरीके से बांटा गया, प्रतिजैविक, पूर्तिरोधी, विसंक्रामी। तो एक एक करके हम लोग इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक होता क्या है? वह रासायनिक पदार्थ जो एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किया जाता है तथा दूसरे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाता है। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी। ये हुआ ऐसे था कि सन 1919 के समय जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय बहुत सारे सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हो गए थे। उनके घावों को ठीक करने के लिए 1929 में पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। ये जो पेनिसिलिन है इसका आविष्कार एकाएक हुआ था। अचानक हुए आविष्कार को टोटिपोटेंसी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी तरीके से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। तो ये प्रतिजैविक होता क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया जाता है और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, उसे हम कहते हैं प्रतिजैविक। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं ये प्रतिजैविक के एग्जाम्पल। यहाँ पर कुछ प्रतिजैविकों के नाम और सूत्र लिखे गए हैं। जैसे फर्स्ट हमारा एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, जिसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कुछ ही देर पहले हम लोग उसको पढ़े हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर लगभग 6 प्राकृतिक एंटीबायोटिक 6 पेनिसिलिन 6 प्रकार के पेनिसिलिन की खोज किया जा चुका है, जो इस प्रकार है। इस चित्र के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि यह पेनिसिलिन, फर्स्ट पेनिसिलिन जी, सेकंड है पेनिसिलिन एफ, थर्ड है पेनिसिलिन के, उसके बाद फोर्थ एम्पिसिलिन, उसके बाद 5th नंबर पे है पेनिसिलिन एक्स, उसके बाद है पेनिसिलिन वी। तो इस प्रकार से 6 प्राकृतिक पेनिसिलिन की खोज किया जा चुका है, जो इस चित्र के माध्यम से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग ट्यूबरकुलोसिस के उपचार में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन का सर्वप्रथम प्रयोग ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी के उपचार के लिए इसका उपयोग सर्वप्रथम किया गया था। इसका उपयोग अन्य संक्रमणों जैसे वृक्क, गले और फेफड़ों के संक्रमण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है
स्ट्रेप्टोमाइसिन। और यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया स्ट्रेप्टोमाइसिन का डायग्राम थोड़ा सा जटिल है, लेकिन प्रैक्टिस करने पर ये हमें आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर पे क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल क्या होता है? तो इसका व्यापारिक नाम क्लोरोमाइसिटीन है। क्लोरामफेनिकॉल का व्यापारिक नाम क्लोरोमाइसिटीन है, मतलब बाजार में इसको क्लोरोमाइसिटीन के नाम से बेचा जाता है, क्लोरामफेनिकॉल को। ये टाइफाइड, पैराटाइफाइड, डायरिया, पेचिस में बहुत ही प्रभावी दवा है। ये साथ ही इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस और निमोनिया जो एक वायरस डिसीज़ है, इनके उपचार के लिए भी क्लोरोमाइसिटीन यानी क्लोरामफेनिकॉल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कुकुर खांसी, मूत्र नलिका, यूरिनरी ट्रैक्ट के संक्रमण में भी ये बहुत ही प्रभावी दवा है। आगे बताया गया है यह एक वृहद स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, क्योंकि इसके द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की पूरी श्रृंखला को खत्म कर दिया जाता है। अब यहाँ पर शब्द आता है ये वृहद स्पेक्ट्रम। तो वृहद स्पेक्ट्रम होता क्या है? इसको अंग्रेजी में ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब होता है ऐसे एंटीबायोटिक जिनके उपयोग करने से सूक्ष्म जीवों की पूरी श्रृंखला खत्म हो जाती है। सूक्ष्म जीव पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों की जितनी भी कॉलोनियाँ होती हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं और शरीर को पूर्ण रूप से आराम मिलता है। उसे हम कहते हैं वृहद स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और दूसरा होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता क्या है? जब किसी विशेष सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किसी विशेष रसायन का उपयोग किया जाता है, या इसको ऐसे कहें कि वे रासायनिक पदार्थ जो विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरोमाइसिटीन एक वृहद स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। इसका स्ट्रक्चर नीचे बताया गया है। इस चित्र के माध्यम से आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बताया गया है। यह बेंजीन रिंग के दूसरे तरफ जुड़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, जिसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है एल्किल क्लोराइड और एमाइड समूह। तो इस प्रकार होता है क्लोरामफेनिकॉल, या जिसको हम क्लोरोमाइसिटीन कहते हैं इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं टेट्रासाइक्लिन होता क्या है? टेट्रासाइक्लिन यह भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, विषाणु, परजीवी, रिकेट्स के प्रति अधिक प्रभावी होता है। टेट्रासाइक्लिन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रकार का एक एंटीबायोटिक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो बना हुआ है ये स्ट्रक्चर, यह है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेट्रासाइक्लिन किस प्रकार का एंटीबायोटिक है? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रकार का एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि एक तरफ दिया जाएगा औषधियों के नाम, दूसरे तरफ दिया जाएगा उनके प्रकार। जैसे यहाँ पर दे देगा टेट्रासाइक्लिन किस प्रकार का औषधि है, ऐसे ही यहाँ पर दे देगा स्ट्रेप्टोमाइसिन किस प्रकार का औषधि है, और यहाँ पर दे सकता है कि पेनिसिलिन किस प्रकार का औषधि है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं इनके, और यहाँ से इनके स्ट्रक्चर भी पूछे जा सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में आजकल बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि क्लोरोमाइसिटीन एक किसका व्यापारिक नाम है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो क्लोरोमाइसिटीन क्लोरामफेनिकॉल का एक व्यापारिक नाम है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं पूर्तिरोधी और रोगाणुनाशी क्या होता है? तो पूर्तिरोधी
वह रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का काम करता है किंतु मानव ऊतकों को नष्ट नहीं करता, उसे हम कहते हैं पूर्तिरोधी। इसको घाव, अल्सर तथा त्वचा की सतह पर लगाया जा सकता है। जबकि रोगाणुनाशी क्या होता है? रोगाणुनाशी या इसको विसंक्रामी भी कहते हैं, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवाणुओं के विकास में विराम लगाता है, साथ ही मानव के ऊतकों को भी नष्ट करता है। ऐसे उसे जीवाणुनाशी कहा जाता है। जीवाणुनाशी का इसलिए जीवाणुनाशी को मानव ऊतक के लिए ये नुकसानदेह होता है, इसलिए घाव पर इसका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता। तो दोनों एक दूसरे के समान ही हैं, ये और ये दोनों एक दूसरे के समान ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि पूर्तिरोधी को हम शरीर पर लगा सकते हैं, ये मानव ऊतक को हानि नहीं पहुंचाता, जबकि रोगाणुनाशी इसको हम शरीर पर डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ये मानव ऊतक के लिए हानि होता है, ये मानव ऊतक को भी नष्ट कर सकता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। और पूर्तिरोधी किसी भी घाव में बाहर से मतलब ऊपर से लगाने का काम आता है। ऐसे रोगाणुनाशी भी जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए तथा घावों को जीवाणु रहित करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए सतह पर लगाने का काम आता है। दोनों एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों ही। रोगाणुनाशी का उपयोग फर्श को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। रोगाणुनाशी का यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या होता है रोगाणुनाशी, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रोगाणुनाशी मतलब पूर्तिरोधी और रोगाणुनाशी के एग्जाम्पल क्या क्या है। पूर्तिरोधी और रोगाणुनाशी जैसे यहाँ पर बताया गया है, जैसे यहाँ पर बताया गया है, ये स्ट्रक्चर है डेटॉल का, ये स्ट्रक्चर है डेटॉल का स्ट्रक्चर है। इसे डेटॉल का इसका रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है क्लोरोजाइलिनॉल। इसका रासायनिक नाम होता है क्लोरोजाइलिनॉल, जिसको हम डेटॉल के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम है। और ये उसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोजाइलिनॉल डेटॉल का स्ट्रक्चर है। यह एक प्रमुख एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। दूसरे नंबर पे दिखाया गया यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये अल्फा टर्पिनॉल, इसका नाम है अल्फा टर्पिनॉल, ये अल्फा टर्पिनॉल का सूत्र है। तो ये दोनों प्रमुख एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये है क्रिसॉल, ये क्रिसॉल का सूत्र है। और यहाँ पर ये जो एल्किल समूह है पैरा पोजीशन पर लगे हैं, इसीलिए इसको पैराक्रिसॉल कहा जाता है। तो पैराक्रिसॉल एक इम्पॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट, बोरिक एसिड का सूत्र है। ये बोरिक एसिड भी एक प्रमुख डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। तो ये था हमारा प्रमुख एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं सल्फा औषधि। सल्फा ड्रग्स होते क्या हैं? तो सल्फा ड्रग्स ये संश्लेषित रसोचिकित्सा है। रसोचिकित्सा कहने का मतलब अंग्रेजी में इसको कीमोथेरेपेटिक कहते हैं, अर्थात ये एंटीबायोटिक के समान क्रियाशील है किंतु प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते हैं। थोड़ा सा अंतर है। सल्फा औषधि क्या होता है? तो सल्फा औषधि ये रसोचिकित्सा औषधि कीमोथेरेपेटिक होता है, और ये एंटीबायोटिक के समान क्रियाशील होते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक को प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता, उसको सूक्ष्म जीवों से तैयार किया जाता है। लेकिन ये जो सल्फा औषधि होता है ये एंटीबायोटिक के समान होता है, लेकिन इसको प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है। अगला है, अनेक सल्फा औषधि एंटीबायोटिक के समान उनके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सल्फा औषधि एंटीबायोटिक के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अगला, वे एंटीबायोटिक के समान अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, उनकी वृद्धि को अवरुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार होता है सल्फा औषधि के कुछ महत्वपूर्ण गुण। यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है कुछ सल्फा औषधियों के, देखते हैं एक एक करके। जैसे पहला है ये सल्फर डाइजीन, ये स्ट्रक्चर है सल्फर डाइजीन का। तो सल्फर डाइजीन क्या काम करता है? सल्फर डाइजीन का उपयोग निमोनिया, गले के इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस आदि के उपचार में किया जाता है। सल्फर डाइजीन ये सल्फा औषधि का बहुत
इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जिसका उपयोग निमोनिया, गले के इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस आदि के उपचार में सल्फाडाइजिन का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी ये पूछा जा सकता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। इसी प्रकार दूसरा नंबर है सल्फा ग्वानिडीन का। ये स्ट्रक्चर है सल्फा ग्वानिडीन का, ये स्ट्रक्चर सल्फा ग्वानिडीन का। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? सल्फा ग्वानिडीन का उपयोग बेसिलरी डिसेंट्री के उपचार के लिए किया जाता है। अगला है सल्फापिरिडीन। ये स्ट्रक्चर सल्फापिरिडीन का है। सल्फापिरिडीन का उपयोग निमोनिया और सल्फा एसिटामाइड का उपयोग मूत्र नलिका के से संबंधित संक्रमण के उपचार में किया जाता है। ये जो सल्फापिरिडीन है इसका उपयोग और सल्फा एसिटामाइड दोनों का उपयोग मूत्र नलिका यूरिनरी ट्रैक्ट के संबंधित संक्रमण के उपचार के लिए दोनों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जैसे यहाँ पर ये चौथे नंबर पे है सल्फा एसिटामाइड, जिसको हम लोग यहाँ पर भी देखे हैं। ये सल्फा एसिटामाइड का उपयोग, तो सल्फा एसिटामाइड का उपयोग मूत्र नलिका से संबंधित संक्रमण के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ पर ये चारों सल्फा औषधि, उनके बारे में उसके फीचर्स बताए गए हैं, कौन कहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होते हैं। सल्फा ग्वानिडीन का उपचार किस चीज़ में उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, सल्फा ग्वानिडीन का उपयोग क्यों किया जाता है, सल्फा पिरिडीन का उपयोग क्यों किया जाता है, सल्फा एसिटामाइड का उपयोग क्यों किया जाता है। इस प्रकार साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर को भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं निश्चेतक या बेहोशी कारक। निश्चेतक या बेहोशी कारक क्या होता है? तो यहाँ पर यह है निश्चेतक या बेहोशी कारक। अगला हमारा टॉपिक है निश्चेतक बेहोशी कारक। इसको अंग्रेजी में एनेस्थेटिक कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एनेस्थेटिक कहते हैं, एनेस्थेटिक्स कहा जाता है इसको। तो देखते हैं एनेस्थेटिक होता क्या है। एनेस्थेटिक वे औषधि जो सभी प्रकार की कोशिकाओं, प्रमुखतः तंत्रिका तंत्र के जैव कार्यों के प्रति अचेतना इंसेंसिबिलिटी उत्पन्न करते हैं, बेहोशी कारक कहलाते हैं। क्या होते हैं? जो इंसेंसिटिबिलिटी उत्पन्न करता है, अचेतना उत्पन्न करता है, उसे हम कहते हैं बेहोशी कारक या कहते हैं एनेस्थेटिक, निश्चेतक कहा जाता है। ये इनका प्रभाव उत्क्रमणीय होता है। इनका प्रभाव कैसा होता है? इनका प्रभाव उत्क्रमणीय होता है, अर्थात ये प्रभावी अंग को बेहोशी कारक की सांद्रता से कम हो जाने पर शीघ्र ही सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। मतलब ये इसके असर रहते तक ही वहाँ पर अचेतना उत्पन्न रहेगी। जब इनका असर खत्म हो जाएगा तो फिर से मानव शरीर पर चेतना उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए इसको कहा गया है इसका प्रभाव उत्क्रमणीय होता है। आगे बताया गया है थर्ड नंबर पे, अतः ये स्थायी अचेतना तथा दर्द में प्रयुक्त होते हैं। इनके अनुप्रयोगों के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। ये क्या होते हैं? अस्थायी अचेतना उत्पन्न करता है, ये अस्थायी अचेतना उत्पन्न करता है, इसलिए दर्द में प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करते समय एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है, फलस्वरूप उसका ऑपरेशन किया जा सकता है। मतलब ऑपरेशन करने से पहले पूर्ण रूप से शरीर को शून्य किया जाता है, या जिस अंग पर हमें ऑपरेशन क्रिया करनी है उस अंग को शून्य किया जाता है। तो ऑपरेशन करने से पहले जिस इंजेक्शन या जिस रसायन का उपयोग किया जाता है वो निश्चेतक ही होता है। इसके प्रयोग के आधार पर इसे दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है सामान्य निश्चेतक और दूसरा होता है स्थानीय निश्चेतक। सामान्य निश्चेतक क्या होता है? ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दबाकर शरीर की चेतना को शून्य कर देते हैं, अर्थात संपूर्ण शरीर की संज्ञा शून्य कर देते हैं। सामान्य निश्चेतक क्या होता है? संपूर्ण शरीर की संज्ञा शून्य कर देती है। जबकि स्थानीय निश्चेतक क्या होता है? ये शरीर के विशेष अंग या दर्द को संवेदना शून्य करते हैं। ये विशेष अंग, जिस अंग
पर हमें कार्य करना है, उस अंग को ये शून्य करने का कार्य करता है, संवेदना विहीन करने का कार्य करता है। आगे बताया गया है यहाँ पर, ये गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन, एथिलीन ईथर, इंजेक्शन के रूप में सोडियम पेंटोथल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो सामान्य निश्चेतक होता है उसका उपयोग इंजेक्शन के रूप में सोडियम पेंटोथल, और ये गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड या साइक्लोप्रोपेन, एथिलीन ईथर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगला है स्थानीय निश्चेतक का उपयोग सर्जिकल ऑपरेशन, जैसे दांत निकालने, घाव आदि में टाँका लगाने में किया जाता है। कुछ आधुनिक स्थानीय निश्चेतक इस प्रकार हैं। देखते हैं आगे, यहाँ पर कुछ सामान्य निश्चेतक का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे इंजेक्शन के रूप में सोडियम पेंटोथल का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर यह सामान्य निश्चेतक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।